Welcome to 90.4 FM, Radio Ambedkar Nagar. Download our app from Play Store and listen anywhere. रेडियो अम्बेडकर नगर 90.4 एफएम पर शो एक मुलाकात लेकर के आपका दोस्त आलोक हाजिर हो चुका है और आज हमारे साथ खास मेहमान हैं पर्वतारोही गौतम राजभर जी। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। धन्यवाद रेडियो अम्बेडकर नगर के, धन्यवाद कि उन्होंने मुझे आमंत्रित किया। तो सर, जैसे कि आप पर्वतारोही हैं तो हमारा जो सवाल होगा आपके जर्नी से रिलेटेड होगा कि आपकी यात्रा कहाँ से कब कहाँ पहुँची। तो सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि आपने ये जो पर्वतारोही है ये बनने का ख्याल कैसे आया और कहाँ से स्टार्ट हुआ। जी एक्चुअली ये बात है 2013 की, जब मैं ग्रेजुएशन कर रहा था। उस समय मैं बीए फर्स्ट ईयर में ही था। तो 2013 मई को हमारे डिस्ट्रिक्ट की सबसे बड़ी पर्वतारोही, और मैं अपने डिस्ट्रिक्ट का ही नहीं कहूँगा, पूरी दुनिया की, क्योंकि विदाउट एक पैर के पूरी दुनिया के सबसे जो हाईएस्ट पीक है कॉन्टिनेंटल के, उनको क्लाइम करना तो बड़ा मुश्किल काम है। उन्होंने जब क्लाइम किया, और वो मई का महीना था, और उस मई में जब उन्होंने क्लाइम किया तो न्यूज़ निकली, हमारे कॉलेज में आता था पेपर, तो हमने उसको पढ़ा, कटिंग पेपर को पढ़ा कि विदाउट एक पैर के वो क्लाइम कर गई जी। तो फिर इसमें आश्चर्य ये था ना कि आर्मी और मिलिट्री जो इतने उनको ट्रेनिंग इतनी टफ दी जाती है, उसके बावजूद भी उनको वहाँ पे क्लाइम करने का मौका नहीं मिलता या क्लाइम नहीं कर पाते हैं। और तो फिर लगा कि अरे यार, अब इसके बारे में जानना चाहिए। वैसे भी मेरा जो सब्जेक्ट फेवरेट था वो ज्योग्राफी ही था, जिसमें नेचुरल चीज़ें, सारी चीज़ें आती हैं, माउंटेन, रिवर वगैरह वगैरह सारी चीज़ें। तो उसमें यह था कि नेपाल में माउंट एवरेस्ट है, हिमालय है। माउंट एवरेस्ट नहीं जानता था, पहले सिर्फ हिमालय ही जानते थे। अच्छा, हिमालय, पहले हिमालय ही जानते थे। और फिर जब इन्होंने क्लाइम किया तो पता चला कि माउंट एवरेस्ट हिमालय में है। फिर पता चला, फिर लगा कि अब इसके बारे में कुछ चीज़ें जाननी चाहिए। तो सिर्फ उसमें जिज्ञासा एक उठी कि ये है क्या, कैसे क्या हुआ। तो फिर ये हुआ कि वहाँ पे एक साइबर कैफ़े है, आराध्या करके, तो उनके यहाँ मुझे फ्री में दिया जाता था, कि वो भैया लगते थे, तो परिचय था, तो मुझे एक लैपटॉप दे देते थे वो। तो मैं उधर सर्च करके आप इंटरनेट यूज करें फ्री में। बिल्कुल। तो वो मैं यूज़ करता था। तो वहाँ मैंने सर्च किया तो सबसे पहले मुझे एक इंस्टीट्यूट मिला, जिम, जवाहर इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनिंग, नुमान पहलगाम, जम्मू कश्मीर में है। तो मुझे लगा यार इसकी भी पढ़ाई होती है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को नहीं पता है। हाँ, मुझे भी नहीं पता था। तो आज सब लोग जान भी जाएंगे कि ये पर्वतारोही की भी पढ़ाई होती है। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि आज के टाइम में लोग और घर वाले भी, बेटा डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है या फिर तो पुलिस बनना, सरकारी नौकरी चाहिए। और तो आप इस मतलब जगह से उठ करके ये सोचना बहुत बड़ी बात है। तो वही चीज़, तो वो इंस्टीट्यूट मिला। तो इंस्टीट्यूट में वो हेल्पलाइन नंबर देते ना, तो मैंने उन्हें कॉलिंग लगाया। मैंने कहा सर यस, आपके कॉलेज में मुझे पढ़ाई करनी है, क्या प्रोसेस है मुझे बता दीजिए। तो उन्होंने बोला कि ऐसा है, पहले आप जैसे आर्मी की ट्रेनिंग होती है, पहले उतनी ट्रेनिंग आप करिए कंप्लीट। उसके बाद हमारे वेबसाइट पे मेडिकल का सर्टिफिकेट होगा, वो पूरी बॉडी अपनी चेकअप कराइए। अगर उस हिसाब से आपकी बॉडी फिट बैठती है तो हमारे यहाँ जो एप्लीकेशन है उसको डाउनलोड करके, एप्लीकेशन फिल करके हमें भेजिएगा। फिर आपका टेस्ट होगा, आप क्वालिफाई करेंगे तो आपका हो जाएगा जी। तो मेरे साथ हुआ क्या कि मैं यहाँ का इलाका हूँ ना, हम लोग प्लेन एरिया के लोग हैं। उत्तर प्रदेश तो पूरा एग्रीकल्चर लैंड है, मैदानी इलाका है, और माउंटेन का रीजन अलग होता है, क्लाइमेट, हमारे यहाँ क्लाइमेट अलग होता है। लेकिन मेरे साथ प्लस पॉइंट ये था कि मेरी बॉडी जो थी वो पहाड़ों जैसी थी। मतलब मेरी बॉडी पहले से ही पहाड़ों जैसी थी, वो मुझे भी नहीं मालूम था। एक्चुअली जब मैं पहाड़ों में गया, जब मैंने सारी चीज़ें कंप्लीट की और पैसा लगा कि आपको 5,000 पे करने, क्योंकि वो गवर्नमेंट है, तो इतने पैसे, मुझे पहली बात तो लगा कि इतने कम पैसे में, मैंने सुना था इसमें 40 लाख रुपए लगते हैं माउंट एवरेस्ट को, इसकी ट्रेनिंग 5,000 में कैसे हो रही है। तो फिर मुझे डर लग रहा था कि ये मेरे पैसे अब डूब जाएंगे। फिर भी ठीक है, चलो डूबेगा कोई दिक्कत नहीं है। उसके बावजूद भी मैंने वो पैसे लगा दिए और वो बना के भिजवा दिया। फाइनली जब मेरा सिलेक्शन हुआ तो मैं जिम गया। जिम जाने से पहले भी कुछ चीज़ें ऐसी हुई कि जब मैं घर से निकला तो बैग वैग लेके निकला अपना, देहात वाला। अब माउंटेन में रहना, वहाँ का क्लोजअप अलग होता है ना, वहाँ का मुझे लगता है कि बैग भी अलग होता है। बैग भी अलग होता है और सारी चीज़ें अलग होती हैं। मुझे पता भी नहीं था कि वहाँ स्वेटर वेटर भी चाहिए, अंदर इनर उनर भी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं मालूम था। हम यहाँ से जब मुझे लगता है हम कटरा पहुँचे। कटरा पहुँचने के बाद
जब वहाँ से ठंडी लगनी शुरू हो गई, मैंने कहा यार ये क्या हो रहा है, अभी दिक्कत आ रही है। तो फिर मेरे बैग में जो भी कपड़े थे मैंने वो पहन लिए, क्योंकि अप्रैल का सीज़न ही था वो, और 3 अप्रैल से हमारी ट्रेनिंग होनी स्टार्ट थी। तो उधमपुर लास्ट रेलवे स्टेशन था, उधमपुर अभी भी लास्ट ही है। तो वहाँ पे क्या हुआ कि जब हम स्टेशन पे उतरे, उसके बाद क्या हुआ कि बारिश बहुत तेज़ होने लगी, और रात का सीन था। हम पहुँचे थे लगभग 8 बजे करीब में। वहाँ 2 घंटे हमने वेटिंग किया कि ठीक है अभी क्या करेगा, यहाँ रुकेगा, और जब बारिश खत्म हो जाएगी तो जाएंगे। फिर पता चला इतनी बारिश हुई कि जहाँ से रास्ता जाता है माउंटेन पूरा टूट के गिर गया, पूरा माउंटेन ही गिर गया जी। वो पूरा माउंटेन गिरा, रास्ता ब्लॉक हो गया। अब ये हुआ कि अब तो नहीं जा सकते, कोई भी नहीं जा सकता। जितने सारे यात्री थे उधमपुर से कश्मीर की तरफ जाने वाले, वो सारे बैक होने लगे, या उनका प्लान हो गया 4 दिन बाद, 1 हफ्ते बाद। लेकिन हमारी ट्रेनिंग 3 अप्रैल से थी, और मैं 1 अप्रैल को पहुंचा था। 3 को मुझे रिपोर्टिंग करनी थी। तो फिर ये हुआ कि अभी माउंटेन की चढ़ाई जो वहाँ से होनी है उसको यहीं से स्टार्ट करते हैं विदाउट ट्रेनिंग के। तो फिर क्या किए कि ठीक है बैग टांगे, छाता तो था नहीं, मालूम थी नहीं था। बैग को टांगा, पूरा बैग भीग रहा, हम भी भीग रहे, जूते उते में पानी उनी आ गए। फिर एक लोकल आदमी था, उससे हमने पूछा कि भाई ये बताओ हमें उस साइड में जाना है। उस साइड गाड़ियाँ चल रही थी, रास्ता इसी साइड ब्लॉक था। फिर ये हुआ कि उस साइड जाना है, तो उन्होंने बोला कि अगर आपको जाना है तो आपको इस रास्ते से चढ़ के जाना होगा, अगर आप जा पाओ तो जाओ, और जाने में लगेगा आपको 3-4 घंटे। और हम अनट्रेंड थे, ट्रेंड तो ट्रेनिंग लेने ही जा रहे थे, माउंटेन तो पहली बार देखे। फिर ये हुआ कि चलो ठीक है अभी यहीं से चढ़ाई करेगा, कोई दिक्कत नहीं, नो प्रॉब्लम। फिर वहाँ से चढ़ाई स्टार्ट करते 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 हम 11 बजे समथिंग के पीक पे पहुँचे, तो जहाँ से डाउन होना था। तो जब वहाँ से डाउन होके गए, उस साइड में पता चला कि उस साइड में गाड़ियाँ चल रही थी। वहाँ बैठे गाड़ी की टवेरा, वहाँ टवेरा ही चलता है, वैसे लोकल गाड़ियाँ चलती नहीं। हाँ नहीं, मजबूत गाड़ियाँ ही चलेंगी। हाँ। तो नहीं तो फिर फंसने के ज़्यादा चांसेस हैं, जिसका ग्राउंड क्लियरेंस भी अच्छा हो शायद। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मेन तो ये। तो चलिए ठीक है। और मुझे ये जैसे जानना है कि आपने बहुत संघर्ष किया, और मुझे लगता है आज भी संघर्ष कर रहे होंगे। और हर इंसान अपनी पूरी ज़िंदगी संघर्ष करता है। हाँ, हर इंसान का संघर्ष अपने अपने लेवल का ही होता है। जी। तो ऐसा कौन सा मोमेंट था जब आपको लगा कि अरे अब तो कुछ मुझे अचीवमेंट मिल गया है? तो थोड़ा सा उसके बारे में बताइए, और जो श्रोता हमारे नए जुड़े हैं उनको ये बता दीजिए, और जो पुराने भी जुड़े हुए हैं उनको ये बता दीजिए कि आप अंबेडकर नगर में प्रॉपर कहाँ से बिलोंग करते हैं। यस बिल्कुल। ये भी जानना जरूरी है ना लोग कि आप कहाँ, मतलब नाम तो जान ही चुके हैं, लेकिन कहाँ से बिलोंग करते हैं ये भी जानना जरूरी है। हाँ बिल्कुल सर। कि जब मुझे प्राउड फील हुआ कि वहाँ मुझे टॉप 10 में चुना गया, जो टॉप 10 इंस्टीट्यूट की तरफ से, इंडियन की तरफ से चुना जाता है, उसमें मुझे टॉप 6 में चुना गया। मतलब जो मेरी गुड क्लाइंबिंग रैंकिंग होनी चाहिए आर्मी और पंजाब बटालियन मिला के, उसमें मेरी 6वीं रैंक आई, और मुझे कंसोलेशन प्राइज दिया गया ब्रिगेडियर के द्वारा, जम्मू कश्मीर की तरह। तो लगा कि अब मतलब नहीं, ये तो प्राउड मोमेंट था ये, मतलब कि लगा पहाड़ों के लिए ही बना है अपन। हाँ जी। एक्चुअली मेरा जो घर है वो बसखारी ब्लॉक, अम्बेडकर नगर जिले में बसखारी ब्लॉक में जी, ग्राम बसैया में मेरा घर है, हरैया के पास। हरैया के पास। और हमारे गांव का लोकेशन इतना सुंदर है कि हमारे यहाँ बाढ़ जब आती है ना, तो हमारा गांव आइलैंड बन जाता है। अच्छा, आइलैंड का मतलब समझते हैं, एंजॉय वाली प्लेस, चारों तरफ पानी, बीच में हमारा गांव। तो जाते कैसे हैं? जाते यही है कि जो एक आन रोड है उस पर भी पानी आ जाती है, बट वही एक रास्ता बचता है। चलिए, तो हम कभी विजिट जरूर करेंगे। बिल्कुल आइए, आइलैंड में आपका स्वागत रहेगा। हमने सुना था कि आप सऊदी गए थे, और बहुत ज़्यादा सऊदी का ये मामला फेमस हुआ था। तो थोड़ा सा उसके बारे में बताइए आप, जो ये पूरा मामला था। जब ये सारी चीज़ें नहीं हो पाई कि ठीक है अब मैं खुद अकेले कमाएगा और पैसा लगा के फिर जाएगा माउंट एवरेस्ट, वो जुनून था, है ना। कहते हैं कि जिसके बॉडी में खून नहीं जुनून दौड़ता है वही काम आगे करते हैं। तो वही कंडीशन थी उस समय कि जुनून ही दौड़ रहा था बॉडी में। तो लगा कि अभी निकलते हैं। फिर वीज़ा लगवाया, सऊदी गए, सऊदी से पैसा वैसा कमा के आए। फिर पैसे कम बढ़ रहे थे, आप सोचे चलो दूसरी ट्रिप लेते हैं सऊदी के लिए। दुबई से रिटर्न आए, सऊदी गए, सऊदी में जाए। अभी ये 20 फरवरी की बात से बता रहा हूँ, अभी 21 चल रही है ना, साल भर हो गया मुश्किल से। तो 20 फरवरी की बात ही है कि मैं 12 फरवरी को जाके सऊदी में लैंड किया। 2020 में? यस, मतलब अभी हाल ही का ये मामला है? यस। अच्छा।
तो 20 में 12 फरवरी को लैंड कर गया वहाँ सऊदी में। तो 12-13 मेरा वो इमिग्रेशन हो गया, सारी चीज़ें हो गई। सारी चीज़ें होने के बाद ये हुआ कि अब ड्यूटी लगनी है। तो ड्यूटी लग गई, सारी चीज़ें हो गई। फिर मैं ड्यूटी आता रहा। वही केमिकल कंपनी बन रही थी, रियाद से 400 किलोमीटर दूर पे थी, रेगिस्तान में। तो ये हुआ कि वहाँ स्टाफ से लेबर से ज़्यादा स्टाफ लोग थे। तो ये हुआ कि जो नए स्टाफ के लोग आते रहे हैं उनको लेबर में डाला जाए, नहीं तो काम कैसे होगा। बिल्कुल। तो नए हम भी थे। इत्तेफाक यही था कि नए हम भी थे। ठीक। तो हम भी गए। तो फिर ये हुआ कि ये तो नए स्टाफ के आदमी हैं, अब सारे लोग स्टाफ हो जाएंगे तो काम कौन करेगा। लेबर वहाँ कम ही है। तो नए लोगों को उन्होंने लेबर में डालना शुरू कर दिया। तो हमारा भी नंबर आ गया लेबर में। सिविल फोर में हम गए थे, तो हमको लेबर में डाल दिए। तो हमने 2 दिन काम किया। तो वहाँ बड़ी बड़ी पिलरें आती थी, मोटी मोटी स्टील की। तो उसमें होता था क्या कि सब लेबर को लाइन लगा देते थे और उस पिलर को सर पे रखवाते थे, या जैसी भी कंडीशन बनती थी उतरवाते थे। एकदम ऐसे लगता था कि मतलब रखते थे तो पैर जो है रेम्बल रहता था ना, बालू, पैर के निशान इतना अच्छा पड़ जाता था कि लगता है किसी ने ठोंक ठोंक के बनाया है। समझिए कितना वजन रहता होगा। तो 2 दिन तो मुश्किलें आई, लेकिन फिर तीसरे दिन ये हुआ कि सर मैं तो स्टाफ का आदमी, आप ऐसा मेरे साथ नहीं कर सकता। और जिस काम के लिए मैं आया हूँ, मैं स्टाफ का हूँ, आप मुझसे काम नहीं करवा सकते। मेरे लेवल का जो काम है, मुझे वो काम ना आता हो तो मुझे बताइए कि आप काम नहीं जानते, आपको लेबर में डाला जा रहा है। उसके बाद मैंने ऐसा कहा, उन लोगों ने नहीं माना, बोले कि सऊदी आए हो पैसा कमाना है। हमने कहा बिल्कुल कमाने के लिए आए हैं। अगर आपको कमाना है, यहाँ रहना, जैसा हम कहेंगे वैसा ही करना होगा। तो अब वही था कि मतलब लौंडपन, हमारे यहाँ जो बोलते नहीं, लौंडपन। तो हमने कहा ठीक है, आप देखते हैं कैसे ज़बरदस्ती करवा लेते हो, ह्यूमन राइट के खिलाफ सारी चीज़ें। हाँ, लेकिन इंडिया के बाहर आप थे, सऊदी में आप ह्यूमन राइट बता रहे थे। गाँवों में तो पहले वो बातें चलती थी ना कि ज़्यादा वहाँ बदमाशी करोगे बकरी चरवाएंगे। यही सब मन में चल रहे थे सारी चीजें। हालांकि जबान पे वो नहीं आती थी, बट अंदर से डर रहता था कि कहीं बकरी ना चरवा ले। बकरी चरवाएंगे। ये होता नहीं कि हमारे यहाँ बातचीत चलती रहती है। तो फिर मैं गया तो एक एप्लीकेशन लिखा। एक्चुअली एप्लीकेशन मैंने रीजनल एरिया में डाल दिया कि मेरा एग्रीमेंट लेटर ये है और इस काम में मैं आया हूँ और मुझे अभी लेबर में डाला जा रहा है, मैं ये काम नहीं करेगा। तो वहाँ से पुलिस आई, कंपनी में चेक किया, तो वहाँ से रिमूव करके कंपनी में लाके कैंपस में डाल दिए, कैंपस में। तो एक कैंप बॉस आया, बोला कि भाई वहाँ क्यों बदमाशी की है, तुम्हें भेजा गया तो काम कर दे। हमने कहा सर बताइए, हमारा स्टॉप वर्क वो है ट्रेड, आप बताओ हम करेंगे। कहे यार अब बताओ लेबर नहीं है। हम कहे लेबर नहीं है तो उसकी जिम्मेदारी हमारी है, आप हमें लेबर में थोड़ी लाए हो। हमें लेबर में लाए होते तो हम मना नहीं करते, करते बिल्कुल कर दे। तो बोले हीरो बोल रहे हो, तुम्हारी लाइफ खराब कर देंगे, जाने नहीं पाओगे यहाँ से। हमने कहा 2 साल के बाद कोई रोक भी नहीं पाएगा। मतलब वैसे थोड़ा बहस हुई। हाँ बहस हुई। हम ये सोच रहे थे कि 2-3 दिन ऐसे चलेगा फिर सही हो जाए। वो लोग ये सोच रहे थे कि 2 दिन डांटेंगे, तीसरे दिन सही हो जाएगा, फिर काम पे आ जाएंगे। मतलब उनका, मुझे लगता है ऐसा उनके मन में चल रहा है, मेरे मन में तो चल ही रहा था। हाँ। तो उन लोगों ने मुझे 12 फरवरी को मुझे उन लोगों ने बंद कर दिया रूम में। 12 फरवरी को रूम में बंद कर दिया। सब लोग, सारी चीज़ें नॉर्मल है, किसी को पता नहीं चलता, क्योंकि वहाँ वर्कर जो मुझे लगते हैं 40-50 हज़ार वर्कर थे। बहुत बड़ी कंपनी है वो, अल नासिर करके। तो मुझे लॉक कर दिया गया। तो उन लोगों ने सोचा 1-2 दिन में निकल आएगा लड़का। तो मुझे लगा कि 1-2 दिन में वो लोग खोल देंगे। तो इसी चक्कर में जो है 5 दिन बीत गए। इसमें हुआ क्या कि ना तो उन लोगों ने कुछ खाने को दिया ना पीने को दिया, कुछ भी नहीं दिया। अब बॉडी में कुछ जाएगा नहीं तो कुछ आएगा नहीं, बात सिंपल सी है। तो होंठ सूखने लगे, यहाँ सब जहाँ जहाँ जोड़ है, ज्वाइंट, सब जगह पेन होने लगे, क्योंकि वहाँ की ग्रीस खत्म होने लगी। फिजिकली और मेंटली मैं इतना वीक हो गया कि न सोचने समझने की क्षमता भी नहीं रह गई। तो मेरे पास फ़ोन था, ये फ़ोन एक, वो फ़ोन मेरे पास था। तो फिर ये हुआ कि वो सिम मैंने ले लिया था, एक सिम लिया था लोकल का, वहाँ एक लड़का था हमारे यहाँ का, गोरखपुर का। तो उसने दिया था कि गौतम भाई आप चलाओ जब तक हो, जब अपना सिम ले लेना तो हमें दे देना। तो वो फ़ोन हमारे पास पड़ा था, रूम में लाइट रहती थी। तो फ़ोन में जब 3 दिन हो गया, 12 को, 13 को, 14 को, तो अब लगा कि इधर ही डेथ होने वाली है, अभी मर जाएगा इधर। चलो एक आखिरी मुलाकात करते हैं किसी से, अगर बच गया तो ठीक है, नहीं तो फिर और दिक्कतें आ जाएंगी, क्योंकि उसके बाद मैं बोलने लायक भी नहीं बचूंगा। तो फिर मैंने एक 45 सेकंड का वीडियो बनाया कि मेरा नाम गौतम राजभर है और
मैं सऊदी आया हूँ, मेरा ट्रेड है, या कंपनी का नाम ये है, और मुझे जाने नहीं दे रहे, लोगों ने रूम में बंद किया। आपने सऊदी प्लेस का भी नाम मतलब मेंशन किया होगा। हाँ, मेंशन कर दिया। हम्म। वो वीडियो मैंने ट्विटर पे अपलोड की, तो ट्विटर पे, ओनली ट्विटर पे, कि ट्विटर पे यहाँ के लोग चलाते नहीं हैं। हाँ। तो ये हुआ कि कुछ कम ही लोग जाने कि मेरे साथ ऐसी चीज़ें हो रही हैं। अच्छा, और और किसी आपने तरह फिर से गवर्नमेंट को टैग किया होगा। हाँ, टैग किया, गवर्नमेंट को किया था, और न्यूज़ चैनल वालों को किया था, जी। CM PM आज तक जो भी न्यूज़ चैनल वाले थे सबको टैग किया। तो वो वीडियो सऊदी गवर्नमेंट की जो UAE हिंदी न्यूज़ चैनल है, वो वीडियो उसके हाथ लग गया जी। उसने फेसबुक पे डाल दिया। वो वीडियो इतना पॉपुलर हुआ, पॉपुलर नहीं कह सकते उसे भाई, पॉपुलर नहीं, वायरल हुआ। वायरल हो वायरल गया। हुआ। एक रात में 2 या 3 मिलियन व्यूज हो गए, लगभग 50-60 हज़ार तो कमेंट हो गए उसके, और मुझे लगता है 20-30 हज़ार शेयर भी हो गए एक ही रात में। तो वो वीडियो इतना वायरल हुआ, इतना वायरल हुआ कि वो वीडियो पहुंचा, भोपाल के रहते हैं सैयद आबिद हुसैन जी। अच्छा, आबिद हुसैन जी। आबिद हुसैन को आप जानते होंगे? जी, जानता हूँ। हाँ बिल्कुल सर। तो बहुत अच्छा काम करते हैं। तो उनके पास वो वीडियो पहुंचा, तुरंत उन्होंने मुझे फ़ोन किया, मेरे फ़ोन पे उन्होंने तुरंत रिचार्ज करवाया, बोले कि रिचार्ज नहीं करेंगे दिक्कत आ जाएगी। तुरंत उन्होंने एम्बेसी में बात किया, और एम्बेसी में उन्होंने सारी चीज़ें रिपोर्टिंग कर दी। एम्बेसी से तुरंत गाड़ी आई, फिर बोले ऐसा हुआ कंपनी में, उन्होंने बोला नहीं। फिर दूसरे दिन के बाद इन्होंने फिर एम्बेसी में बात की सैयद आबिद हुसैन जी ने। तो एम्बेसी की गाड़ी आई, एकदम मैं ऐसे बिस्तर में पड़ा था कि मुझे लग रहा है कि मैं मरा हूँ, बट मुझे नहीं पता था कि मैं इधर से जिंदा हूँ। तो ऐसे मुर्दों की तरह पड़ा था बिस्तर पे, एकदम पूरी गाड़ी चूं चूं की आवाज़ में पूरा कंपनी घेर लिया। इतनी गाड़ी जैसे फिल्म में नहीं आती एकदम। हाँ, फिल्म में। हाँ एकदम, मतलब कि उन लोगों को लगा आखिर ये आदमी कौन है जिसको बंद कर दिया गया। तो मैंने वो अपना सर्टिफिकेट वगैरह डाल दिया था, मेडल वोडल, अपने अचीवमेंट सारी चीज़ डाल दी थी। अच्छा। तो लोगों को मिल गया था कि ये एक नेशनल पर्वतारोही माउंटेनियर हैं, नेशनल प्लेयर थे। तो इस वजह से CRPF की टीम का मैसेज फ़ोन जाने लगा कंपनी में डायरेक्ट। दिल्ली के हमारे संदीप भाई मनसुखानी सीनियर पायलट हैं जो दिल्ली में इंदिरा गांधी, वहाँ से यूनिवर्सिटी के मैथ के प्रोफेसर दिल्ली के, और जितने भी दोस्त थे, जरीना मैम, उन्होंने, और जितने भी लोग थे बड़े बड़े छोटे, सब लोगों ने फ़ोन मैसेज। तो उन लोगों को आश्चर्य लग गया कि आखिर ये आदमी है कौन जिसके लिए इतना फ़ोन मैसेज आ रहा है। आज तक हम लोगों ने सारा यहाँ राज किया सऊदी में, किसी का कोई मामला नहीं चला, आखिर ये आदमी है कौन। तब उन लोगों ने वो ट्विटर वगैरह उन लोगों ने देखा, तो फिर अरे उन लोग चौंक गए। तब उन लोगों ने 5 दिन के बाद जब वो पुलिस वुलिस आए, तो वहाँ के मालिक आए जिसकी कंपनी थी, वो लोग आए, बाहर निकाले, और फिर उन लोगों ने नहलाया वहलाया, पूछे भैया क्या करो। अब बोलने का तो था नहीं, 5 दिन खाया पिया नहीं, बोलने का और समझने का कुछ था नहीं। तो बोले क्या पैसा चाहिए कि नहीं चाहिए। अब मेरे कान में सिर्फ आवाज़ जाती थी, और गाड़ियाँ पुलिस की बहुत सारी, न्यूज़ चैनल वाले, सारी चीज़ें। तो कंडीशन बहुत ख़राब थी, मतलब इतनी ख़राब थी कि आप समझिए कि एक आदमी जो मौत की दहलीज पे लेटा हुआ, उसे पता हो कि वो मर रहा है, और उसे ये भी नहीं पता कि कुछ हो रहा हो। तो एक बार ऐसे ही आदमी चौंक जाता है कि इतनी बड़ी चीज़ें की। और मैं ये सवाल आपसे करना चाहूँगा कि क्या आपको लगता है कि आपके जगह पे कोई और इंसान होता तो क्या वो आज हमारे बीच होता या नहीं? और अगर किसी के साथ ऐसा कभी होता है, कुछ परेशानी में आता है, तो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, ये सवाल बहुत अच्छा है, क्योंकि हमारे देश की पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, बेरोजगारी इतनी ज़्यादा है, लोग फॉरेन जा रहे हैं। बिल्कुल। और रुकेगा नहीं मामला, लोग आते जाते रहेंगे, देश के लोग गलत करते भी रहेंगे। बिल्कुल। लेकिन इसमें कंडीशन ये है कि देखिए, लाइफ जो बहुत इम्पोर्टेंट है ना। लाइफ से बड़ी इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। कंडीशन कैसी भी हो, एक उम्मीद बना के रखनी चाहिए कि परमपिता परमेश्वर सारी चीज़ें देख रहा है। वो ऊपर से है या नहीं है, लेकिन आपको मानना चाहिए कि वो है। क्योंकि अगर आपने जीवन में बहुत अच्छा काम किया है, और जीवन में आपने नेक कार्य किए हैं अपने ईमानदारी के साथ, किसी को दिखाने के लिए नहीं, किसी के लिए नहीं, आपने ईमानदारी से अपने जीवन को जिया है बेहतर इंसान कहलाने के लिए, तो कहीं ना कहीं से रास्ते निकल आते हैं। और जो लोग विदेश जाना चाहते हैं, वो बिल्कुल जाएं, बेसौर बेखौफ होके जाएं, कोई दिक्कत नहीं है। आपका जो ट्रेड है, आपका जो वीज़ा है, आपका जो एग्रीमेंट लेटर है, वो सारी चीज़ें आप चेक कर लीजिए, सारी चीज़ें। और जिसके थ्रू जा रहे हैं, जिस एजेंट या कंपनी के थ्रू जा रहे हैं, जिसके माध्यम से, हाँ, जिसके माध्यम से जा रहे हैं, पहले चेक कर लीजिए सारी चीज़ें सही है या नहीं है। अगर सारी चीज़ें सही रही हैं तो आप जाओ बिंदास, कोई दिक्कत नहीं है।
मेरे साथ भी दिक्कत नहीं था, बट यही है कि बट आप गए थे स्टाफ में और आपको मुझे लेबर वर्क कराने की वजह से आपने प्रोटेस्ट किया। हाँ बिल्कुल, इस वजह से दिक्कतें आई, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। और जाइए और विदेश में जाइए, लेकिन वहाँ जो हमारा भारत है ये हमेशा महान ही रहे, है ना। वहाँ ऐसा कोई अनर्गल काम मत करिए कि जिसकी वजह से आप वहाँ अकेले अपना प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं कि आप गौतम हो, नहीं, आप इंडियन हो, हाँ। आप भारतीय हो जी। आप पूरे भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं। आपका हर एक कार्य, आपका हर एक मोमेंट हमारे भारत की छवि को या तो बनाएगा या तो बिगाड़ेगा। इसी बीच हम ये जानना चाहेंगे कुछ अपने अचीवमेंट्स, अवार्ड्स के बारे में आप थोड़ा सा बताइए शॉर्ट में। जी बिल्कुल सर। जी। मैं देवेंद्रावती पीजी कॉलेज का टॉपर था, पढ़ने लिखने में बहुत अच्छा था, होशियार था। अच्छा। मुझे देवेंद्रावती भूषण सम्मान से भी सम्मानित किया गया और मैम अरुणिमा सिन्हा ही आई थी। ओके। अरुणिमा सिन्हा ही आई थी सम्मानित करने के लिए। और उस समय मैं पश्चिम बंगाल में ट्रेनिंग ले रहा था, माउंटेनिंग का ही। तब वो कॉलेज से फ़ोन गया कि आपने टॉप किया है कॉलेज को, आपको सम्मानित किया जाएगा, आप ओवरऑल कॉलेज टॉप किए हैं, तो आप आ जाइए। तो मैंने कहा ट्रेनिंग में सारे कंप्लीट कर लेता हूँ फिर आता हूँ। तो ये यहाँ मैंने टॉप किया। फिर उसके बाद जम्मू कश्मीर में मैंने कंसोलेशन प्राइज जीती जो 5वीं रैंक थी मेरा। और वेस्ट बंगाल दार्जिलिंग में मेरी 6वीं रैंक थी, 5वीं रैंक थी। टॉप 10 गुड क्लाइंबर जो इंडिया के लिए चुने जाते हैं उसमें 5वीं रैंक आई। और मैंने अब तक 56,000 शायरियाँ लिखी हैं। चलिए अभी उसका भी जिक्र करेंगे। और उसके बाद मुझे इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड और एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड का नॉमिनेशन आया कि आप अवार्ड ले लीजिए। और वो अवार्ड का टाइमिंग इतना देखिए कि बैड था मेरे लिए कि माउंट एवरेस्ट का जाने का ड्रीम टूटा, इतने सारे कांड हुए, उसी बीच में वो अवार्ड का नॉमिनेशन आना। तो ये लगा कि एक बड़ा घाव एक छोटे छोटे मरहम, तो उससे अच्छा है कि बड़ा घाव बना ही रहे। तो इसलिए मैंने उस अवार्ड को लेने से मना कर दिया। और बाकी पूरे ऑल इंडिया को मैंने एक्सप्लोर कर दिया है। कोई ऐसा स्टेट या कोई ऐसी वो नहीं बचा है, कैपिटल राजधानी जहाँ मैंने विजिट ना किया हो। मतलब एक तरह से ट्रैवलिंग, बे ऑफ बंगाल, अटलांटिक महासागर, अरबियन सी, सारा एक्सप्लोर कर दिया, सारा ट्रैवलिंग कर लिया। जी। अब हम थोड़ा सा इनसे ये जानना चाहेंगे या फिर इनके माध्यम से हम अपने यूथ के बारे में और यूथ को कुछ बताना चाहेंगे। जैसे कि आज के जो युवा हैं, यस, उनके घर में, फैमिली में उन्हें कोई अगर पापा मम्मी कोई भी डांट दिया तो बहुत डिप्रेशन में चले जाते हैं, या फिर ब्रेकअप हो गया, दिल टूट गया, तो फिर आत्महत्या, सुसाइड की तरफ रुख कर लेते हैं। तो ये मतलब ये तो नहीं करना चाहिए। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे और इसको मतलब इससे बचा कैसे जाए, अपने आप को मजबूत कैसे किया जाए, मजबूर नहीं मजबूत किया जाए? तो इसके बारे में थोड़ा सा आप लोगों को, हमारे जो यूथ हैं उनको कुछ बताइए। हाँ, इसमें सबसे अच्छी बात ये है ना कि मम्मी पापा नहीं डांटेंगे कौन डांटेगा भाई। मतलब वो नहीं डांटेंगे कौन डांटेगा, मुझे बताओ ना। कोई मोहल्ले वाला आएगा डांटने के लिए, लड़का उनके हो, आप बिगड़ रहे हो, कुछ गलत कर रहे हो, वो नहीं डांटेंगे कौन डांटेगा यार। पहले ज़रूरी बात ये है कि पहले आप जानो कि माँ कौन होती है, पापा कौन होते हैं। जी। इसके लिए मैं 2 चीज़ें आपको बताना चाहूँगा कि मम्मी का रोल क्या है, पापा का रोल क्या है, वो मैं बताता हूँ। कि पापा चाहे बुरे हों या अच्छे हों, मम्मी चाहे बुरी हों या अच्छी, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। हमें फ़र्क तब पड़ता है कि जब हम बुरे बन जाते हैं, है ना। तो ये मान लीजिए हम रोड से ऑन रोड से जा रहे हैं, है ना, ऑन रोड से जा रहे हैं, इत्तेफाक से हमारे बगल से एकदम 60 का ट्रक निकल जाए, हम क्या कहेंगे? अरे बाप रे बाप, ये क्या हो गया। वो आया कौन, उसको आपने याद नहीं किया ना। नहीं, वो हमारे दिल में है, दिलो दिमाग में, हमारे रगों में है, जो हमारे पापा का नाम हमारी जुबान से आ जाता है। उससे ये पता चलता है कि हमारे अंदर वो चीज़ है, हमारे अंदर पापा हैं। बट वो पापा कहाँ गायब हो जाते हैं 2-4 बातों के सुनने के बाद, हमारे गुस्से पे कहाँ गायब हो जाते हैं, उसको खोजने की ज़रूरत है। उसको खोजा तभी जा सकता है। आप रिलेट करिए, सीधी सी बात है, बहुत इसमें रॉकेट साइंस नहीं लगाना है। पापा नहीं डांटेंगे कौन डांटेगा यार, वो नहीं मारेंगे कौन मारेगा, उनके लड़के हो ना आप। बताओ, मम्मी को अगर मम्मी के बारे में बताना चाहूँ, एक्चुअली मम्मी जो होती बहुत प्यारी होती है यार, किसी की भी हो, आपकी भी हो, मेरी हो, चाहे जानवर की भी मम्मी हो। आप देखो, कुत्ते बिल्ली किसी की भी मम्मी हो, मम्मी बहुत प्यारी होती ही होती है। अगर आप रास्ते में जा रहे हो और आपको कांटा चुभ जाए, अरे मम्मी, मतलब याद मम्मी की ही आती है। मम्मी वो मीठी वाली है। हाँ। मतलब मीठी वाली, ऐसा नहीं ट्रक वाला है, ट्रक वाला नहीं है, वो मीठी वाली यादें होती हैं। कोई शिकायत करनी हुई,
पापा से डायरेक्ट नहीं पावर लगाना पड़ता है, मम्मी को फोर्स करते हैं, मम्मी पापा से कहती हैं, पापा फिर हमसे पूछते हैं, फिर हम चुप रहते हैं, फिर मम्मी सारा सॉर्ट आउट करती हैं। लेकिन रही बात ब्रेकअप की और पापा के डांटने की और सुसाइड की, लाइफ को ख़त्म कर लेने से समस्याएं नहीं खत्म होती हैं, समस्याओं को खत्म करने से लाइफ चलती है जी। तो हमें देखना ये है कि हम अपने आप को खत्म कर रहे हैं कि समस्याएं खत्म कर रहे हैं। अगर हमने डिसाइड ये कर लिया है कि हमें समस्याएं खत्म करनी है तो आप मानिए कि समस्याएं खत्म होंगी ही होंगी और आपको ऐसा कदम उठाने की ज़रूरत है नहीं। और रही बात दिल टूटने की, यार दिल तो बना ही है टूटने के लिए यार है ना। हाँ। दिल टूटेगा तो ही मज़ा है यार, बिना दिल टूटे कौन सी मज़ा है। तभी तो आएगा ना यार, रोना कैसे आता है, आंसू कैसे आते हैं, बंद कमरे में कैसे रहा जाता है। अरे मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरी एक कोटेशन है, एक लाइन है, स्लोगन मेरा है कि हर एक शायर अपनी अधूरी मोहब्बत की पूरी कहानी लिखता है जी। तो इस दुनिया में जो भी शायर या जो भी लेखक हुआ है, चाहे वो पुराने हिंदी साहित्य के लोग हों, चाहे आज के युवा शायर हों, हर किसी के साथ दिल वाला मामला कांड हुआ है। हर किसी के पास जिसका जख्म जितना बड़ा वो उतना लंबा शायर, वो उतनी लंबी रेस लगाएगा। तो हमारा भी लंबा ही रेस है। अच्छा, 56,000 शायरियाँ हमने लिखी हैं, तो एक लंबा रेस तो बहुत बड़ी बात है और इसके लिए आपको अवार्ड भी मिला। यस, मुझे इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड और एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड को नॉमिनेशन भी हुआ जी। और 5,000 कविताएं लिखी, 6,000 गीत लिखे, 2 कहानियाँ लिखी, 1 उपन्यास लिखा, ढेर सारे लिखे जी। और मैंने अपने जख्मों को सिर्फ 2 लाइन में लिखा कि अगर मैं अपने सारे जख्मों को मिला लूँ कि प्यार, मोहब्बत, यारी, दोस्ती या ड्रीम का टूटना, सारी हर एक चीज़ को मिला लूँ, अपने संघर्ष को मिला लूँ, तो उसमें अगर मैं इसको 2 लाइन में कहना चाहूँ तो मैं इस तरह से कह सकता हूँ कि मेरी बर्बादियों का सिलसिला आज भी जारी है। बर्बादी का मतलब वो संघर्ष जो अभी तक सफल नहीं हो रही है। मेरी बर्बादियों का सिलसिला आज भी जारी है, फ़र्क सिर्फ इतना है कल प्राइवेट था आज सरकारी है। अरे वाह 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 वाह। फ़र्क सिर्फ इतना है, कल प्राइवेट था आज सरकारी है। आज सरकारी मैंने खुद बना लिया है। चलो आओ, जितना तकलीफ आना हो एक्सेप्ट करता है अपन जी जी। कितनी तकलीफ आओगे सारा एक्सेप्ट कर लेगा। तो इन 2 लाइनों में मैंने अपनी मोहब्बत और अपनी शायरी हर एक चीज़ को समेटा। और भी मैं जरूर सुनना चाहूँगा क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है जी। बिल्कुल सुनाना चाहूँगा। और मेरे पास एक पर्ची अगर आप कहें तो बिल्कुल बिल्कुल कि मैं अपना इश्क सीधा सीधा लिख रहा था जी। मैं अपना इश्क सीधा लिख रहा था, वो ही अपना इश्क ज़्यादा लिख रहा था। मैं अपना इश्क सीधा लिख रहा था, वो ही अपना इश्क ज़्यादा लिख रहा था। वह तो मदमस्त हो चुकी थी रुकमणी के किरदार में, वह तो मदमस्त हो चुकी थी रुकमणी के किरदार में, मैं तो कान्हा सा आज भी उसे राधा लिख रहा था। अरे वाह वाह वाह। कि उस बेवफा पर इतना विश्वास क्यों है, उस बेवफा पे, कौन सी उस बेवफा पे, उस बेवफा पर इतना विश्वास क्यों है, बिछड़ कर जिंदा अभी तक प्यास क्यों है। उस बेवफा पर इतना विश्वास क्यों है, बिछड़ कर अभी तक जिंदा प्यास क्यों है। उसने तो खुशी शादी कर ली, उसने खुशी तो शादी कर ली, पागल अभी तक उदास तू क्यों है। वाह 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 वाह। रेडियो अम्बेडकर नगर दुनिया में कहीं भी सुनने के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड करें रेडियो अम्बेडकर नगर का अपना एप्लीकेशन रेडियो अम्बेडकर नगर।